हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की सिविक्स का लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने के लिए है। हम देखेंगे वाई इज़ डेमोक्रेसी बेटर, यानी कि डेमोक्रेसी जो है जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनसे बेटर क्यों है। समझेंगे कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होने का क्या मतलब होता है और क्यों ये टर्म्स डेमोक्रेसी के साथ जुड़ते हैं। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनका डेमोक्रेसी और जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें जो है क्या रिलेशन है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी डेमोक्रेसी में कैसे होता है, क्या इस मामले में डेमोक्रेसी अच्छा है या बुरा है, इसको हम समझेंगे। एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि जो समाज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको किस तरीके से डेमोक्रेसी एकोमोडेट करता है, उसको किस तरीके से सामंजस्य उसमें बैठाता है, इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी किसी सिटीजन के डिग्निटी और फ्रीडम को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। फिर हम देखेंगे कंप्लेनिंग द डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में जो लोग कंप्लेन करते हैं कि सरकार से बहुत सारी जो कमियां निकल करके आती हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है और ये अच्छा नहीं कर रही है, ये बुरा कर रही है। तो ये इस तरीके के जो कंप्लेन आते हैं सामने डेमोक्रेसी में, ये अच्छा है या बुरा, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, इसको समझेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे चैप्टर के लास्ट में आज के लेक्चर के पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाई इज़ डेमोक्रेसी बेटर, डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है, बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों अच्छा है। सबसे पहला है कि डेमोक्रेसी प्रोमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन, डेमोक्रेसी जो नागरिक हैं उनके बीच में समानता देता है। आप जानते हैं कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि एवरीवन विल ट्रीटेड इक्वली, हर कोई एक समान तरीके से सबके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल होता है कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो डेमोक्रेसी है इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको समान तरीके से हम ट्रीट करते हैं, हर किसी को इक्वल ट्रीट करते हैं, उसको कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं और इस वजह से किसी भी व्यक्ति का जो डिग्निटी है, जो उसका स्वाभिमान है, सम्मान है, वो बढ़ता है। और इसको डिटेल में हम आगे के स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे, डिग्निटी किस तरीके से इंडिविजुअल का इन्हेंस होता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में नहीं लिए जाते हैं। इसमें कई लोगों का रोल प्ले किया जाता है, कई लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं। इसमें एक समय लिया जाता है, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लिया जाता है और इसलिए जो डिसीजन सामने आता है वो क्वालिटी डिसीजन होता है। तो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं कि जैसे अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तो इनके बीच में कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कुछ टेंशन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, इसका मेथड प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, अगर कोई गलती हो गई है, इवन गलती अगर सरकार करती है तो उसको भी जो है सुधारने का एक मौका देता है डेमोक्रेसी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे सरकार ने मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया, कोई ऐसा लॉ बना दिया जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो एक डेमोक्रेसी में इस बात के चांसेस हैं कि लोग अपना प्रोटेस्ट करेंगे, एक मूवमेंट करेंगे या सरकार से जिस भी तरीके से हो अपनी नाराज़गी जता सकते हैं या बता सकते हैं सरकार को कि ये कानून जो बनाया गया अच्छा नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे एक मौका है उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास कि वो अपने जो कानून उसके द्वारा बनाया गया है उसको देखे, उसमें जांचे कि हाँ ये सही है कि गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून से लोगों का नुकसान होने वाला है। तो डेमोक्रेसी में चांसेस हैं कि आपने जो मिस्टेक्स किए हैं उसको आप करेक्ट कर लें। जनरली आप देखेंगे डिक्टेटरशिप में जहाँ पे एक तनासा रूल करता है, वो एक बार उसने जो कह दिया वो वही नियम है, वही कानून है और कोई उसका अपोज नहीं कर पाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में अगर गलती की गई है तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी जो है एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट देता है। इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम डिस्कस करेंगे। और अंतिम पॉइंट जो है क्यों डेमोक्रेसी बेटर हो, ये है कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को, जो समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं अलग अलग आधार पे, उनको एकोमोडेट करता है। आपने एग्जांपल के लिए अगर हम देखें जो है, जैसे श्रीलंका का एग्जांपल आपने देखा था, बेल्जियम का एग्जांपल आपने पढ़ा था पावर शेयरिंग चैप्टर में, तो उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से बेल्जियम ने 3 डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स को किस तरीके से एकोमोडेट किया, उन्हें व्यवस्थित किया कि आपस में सामंजस्य बना के वो चल सके, देश के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी प्रकार का सिविल वॉर ना क्रिएट हो जाए। तो डेमोक्रेसी जो है, एक अच्छी डेमोक्रेसी जो होती है वो सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है एक बेहतर तरीके से। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं, इन सब रीजन की वजह से डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
अब समझते हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है और डेमोक्रेसी के साथ इन टर्म्स को क्यों जोड़ा जाता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल के पास ये राइट होता है कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ चुके हैं आप, कि डेमोक्रेसी में पीपल अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इस तरीके से जब वो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि हम खुद बैठ करके कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी जनसंख्या है, हर व्यक्ति एक साथ बैठेगा कानून बनाने तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, वोट दे करके उनको हम चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। और वो जो गवर्नमेंट हमने चुना है वोट दे करके, वो हमारे प्रति अकाउंटेबल है, सिटीजन्स के प्रति वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल होने का मतलब है कि वो उत्तरदायी है। वो कहें तो जैसे एग्जांपल के लिए इसको एक उदाहरण समझते हैं कि अकाउंटेबल होने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में जो है आपने देखा कि बल्ब फूट गया है या पंखे का जो ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन उत्तरदायी है? जो क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उत्तरदायी होंगे। आपसे ही आकर के जो है क्लास टीचर्स या टीचर या प्रिंसिपल आके पूछते हैं कि बताओ ये ब्लेड कैसे टेढ़ा हो गया, आपको उसका जवाब देना पड़ता है क्योंकि आप ही उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। वैसे ही अगर हम कंट्री में अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो सिटीजन्स के साथ जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अगर मान लीजिए कि किसान मर रहे हैं, किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं, तो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट? गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल। गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है कि सिटीजन्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जो सरकार जो है जिसको हमने चुना है उसको रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, उसको जवाबदेही उसकी तय की जाती है कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, उसको आप पूरा करिए। अगर जैसे लोग कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे एरिया में जो है इस बार सूखा पड़ गया, फसल ख़राब हो गई है, या जो है कोई स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर इस तरीके की ज़रूरतें हैं और लोगों की ज़रूरत जब होती है तो वो सरकार से एक उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो इसके प्रति गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। गवर्नमेंट को उसके प्रति कुछ कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सरकार को चुन लिया है और हम कह रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं, रिस्पॉन्सिव होने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मैं कोई डिमांड कर रहा हूँ, कोई मेरी ज़रूरत है, तो उसे आप पूरा कीजिए। तो ये है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होने का मतलब, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी जो है आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड निगोशिएशन पे बेस्ड होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है वो जल्दीबाजी में नहीं लिया जाता है, डेलिबरेट किया जाता है, बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लिया जाता है, निगोशिएशंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई कानून बनाना है गवर्नमेंट को, कानून किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन को लेकर के अगर मान लीजिए कोई कानून बनाया जा रहा है कि हम जो है सभी गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर रहे हैं और सभी अब जो है स्कूल्स वो प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे, मान लीजिए कि यही कानून बनाना है एग्जाम्पल के लिए। तो डेमोक्रेसी में जो है गवर्नमेंट कभी भी हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेगी। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि किसी एक दिन जो है गवर्नमेंट ने कह दिया कि कल से सभी स्कूल प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे। नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डिसीजन लेगी, इसके लिए बैठ करके बातचीत की जाएगी, कुछ लोग जो इसका अपोज करेंगे उनसे निगोशिएट किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि क्यों ऐसा डिसीजन लेना ज़रूरी है, ये अच्छा है बुरा है, उसके हर पहलू पे, उसके हर साइड्स पे जो है डिस्कशन होगा। लेकिन अगर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होती तो एक व्यक्ति जो डिक्टेटर होता है या रूलर होता है वहाँ का, वो अपने आप डिसीजन लेता और कोई उसका अपोज नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपके द्वारा चुनी गई सरकार का हिस्सा नहीं है वो। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट किया है, इसलिए गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमसे पूछती है। अगर हम उसका अपोज करते हैं तो वो फिर उस पर सोचती है, और चूंकि इतना ये लंबा प्रोसेस होता है इसलिए इसमें कई बार डिले हो जाता है। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में डिले तो हो सकता है, लेकिन इस बात के हमेशा चांसेस रहते हैं कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो एक अच्छा डिसीजन होगा। इसके अलावा डेमोक्रेसी जो है इंश्योर करता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स, जो नियम कानून है, उसके आधार पे लिए जाएं, ताकि जो है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई डिसीजन ले लिया गया और आपको पता ही नहीं चला कि डिसीजन किस तरीके से लिया गया, क्या सोच करके डिसीजन लिया गया। अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, कोई कार्य सरकार कर रही है, तो आप उसके बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होगा, एक जो है पारदर्शिता होगी, आपको समझ में आएगा कि सरकार अगर ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, उसे आप आसानी से जान पाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म डेवलप करती है ताकि सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सके। मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, कोई लॉ बना रही है और उससे आपका नुकसान हो रहा है,
तो गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट उसके लिए उत्तरदायी होगी, और जो नागरिक हैं जिनको नुकसान पहुंच रहा है वो सरकार को उत्तरदायी ठहरा सकेंगे कि आपकी वजह से ये गलती हुआ, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद ही जो है कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस फॉलो करती है जैसे जिससे जो है डेमोक्रेसी और इन्हेंस हो, जैसे कि रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। आप इसका मतलब क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि रेगुलर इलेक्शन यानी कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सबको चुनाव लड़ने का मौका, सबको वोट देने का मौका, और सबके जीतने के या हारने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, इस तरीके का इलेक्शन कराना। ओपन पब्लिक डिबेट कराना, जो भी मेजर पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन है, जैसे आप देखते होंगे कि टेलीविज़न में डिबेट आता है, कोई कानून बन गया, वो कानून अच्छा है बुरा है, उस पर पब्लिक डिबेट होता है, टीवी में आप देखते हैं, या लोग जो है खुद डिबेट करते हैं या अपने लीडर से जाकर के पूछते हैं कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, तो ये सब पब्लिक डिबेट होता है। इसके अलावा सिटीजन्स को राइट दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत ही पावरफुल ये राइट है। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, उसने एक बजट बनाया कि इतने करोड़ रुपए लगा करके आपके यहाँ रोड बनाया जाएगा, और आपको लगता है कि रोड बनाने में बहुत कम पैसे खर्च किए गए हैं, तो आप आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ जो रोड बना वो अच्छा क्यों नहीं बना है, इतना पैसा खर्च हुआ तो वो पैसे कहाँ खर्च हुए, किन किन चीज़ों पर खर्च हुए। तो इस तरीके से जो है कुछ प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस जो है डेवलप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही, जिससे जो है गवर्नमेंट और भी जो है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव बन सके। इसके अलावा इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। देखिए, एक डेमोक्रेसी में जो है लोग इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो हमारे नीड्स को, हमारे डिमांड्स को, लोगों की जो डिमांड्स हैं और नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं और जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करेगी, और साथ ही साथ करप्शन फ्री होगा, यानी कि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें, जो ज़रूरतें पूरी करने की बात है लोगों की वो, और करप्शन फ्री होने की जो बात है, इन दोनों में कई बार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। हम देखते हैं, अपनी ही कंट्री का एग्जांपल लें, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि हम जितनी ज़रूरतें हमारी होती हैं, जितने हम डिमांड्स करते हैं, वो सभी डिमांड्स गवर्नमेंट पूरी कर देती है। या हम ये देखें कि जो है करप्शन ही नहीं हो रहा है, करप्शन भी होता है, और हमारी डिमांड भी कई बार जो है जितनी हम डिमांड करते हैं वो सारी डिमांड जो है गवर्नमेंट के द्वारा पूरी नहीं की जा पाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों में, दोनों मामलों में जो है डेमोक्रेसी जो है वो उतना उसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब कि वो एक वैध सरकार है, एक प्रोसीजर की तरह वो चुन करके आई है। ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी को भी जो है गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया गया, नहीं। उसके लिए इलेक्शन हुए, आपने वोट दिया, जिस उसमें जो है उस इलेक्शन में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसने गवर्नमेंट बनाया। तो एक ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, एक वैध सरकार है, एक लीगल गवर्नमेंट है कहें तो। और ये जो है स्लो हो सकती है, जितना हमने ऊपर क्रिटिसाइज़ किया ना कि गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेने में धीमा काम कर सकती है, बहुत लेट से डिसीजन लेती है, कई बार ये बहुत एफिशिएंट नहीं दिखाई देती है, हर किसी के डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाती है, इसमें करप्शन भी होता है, बहुत क्लीन गवर्नमेंट नहीं है। फिर भी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो यही है कि ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, हमने खुद इसे चुना है, और इसलिए ये बेस्ट गवर्नमेंट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पीपल जो है, जो लोग हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वही सरकार का हिस्सा बने। ठीक है, वो उनके द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा शासित किए जाएं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाई देमसेल्फ, जिसे हमने चुना है वही हमारे ऊपर रूल करे, ऐसा लोग चाहते हैं। एंड दिस इज़ वाई द डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को। देखिए, अगर दो टाइप के गवर्नमेंट को हम लें, एक डेमोक्रेसी को लें और दूसरा जो है हम डिक्टेटरशिप को ले, तानाशाही जो शासन है। जैसे एग्जांपल ले, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए और नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए, दो को एग्जांपल को साथ में लेकर चलिए। तो अगर हम 50 सालों का इतिहास देखें, 50 ईयर्स का हिस्ट्री देखें, 1950 टू 2000, इन 50 ईयर्स में अगर हम कंपेयर करें कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को किस मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, कि कहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, तो हमको ऐसा पता चलता है कि जो डिक्टेटरशिप जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, मतलब डेमोक्रेसी से थोड़ा बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे रहा है। लेकिन इसका रीज़न यह नहीं है हमेशा कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगा वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यानी कि डिक्टेटरशिप होना इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री का, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है,
वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, बाकी कंट्री उस कंट्री को कितना हेल्प करते हैं, उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है कि अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मान लीजिए किसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है 10 करोड़ है, और एक कंट्री है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है 10 लाख है। तो एक पॉपुलेशन में डिफरेंस है, तो कम पॉपुलेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे डेवलपमेंट का चांस ज़्यादा होता है। तो हो सकता है इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ हो, ग्लोबल सिचुएशन उसकी अच्छी हो, बाकी कंट्री उसको ज़्यादा कोऑपरेट करते हों। उसकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हो सकता है कि वो कंट्री इस तरीके से पॉलिसी बनाती हो कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर कम ध्यान देंगे, हम किसी प्रकार का सब्सिडी नहीं देंगे। तो वो क्या करेगी, पैसे को बचाएगी, ज़्यादा इनकम टैक्स लगा देगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हमेशा इस तरीके से काम नहीं करती है। वो गरीब से गरीब व्यक्ति की भलाई चाहती है, सब्सिडी देती है, फ्री में राशन देना, और अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबको लेके चलती है, लेकिन एक डिक्टेटरशिप जहाँ पे होगा, ऐसी गवर्नमेंट कई बार जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको शायद साथ में लेके न चल सके, उसके बारे में न सोच सके। तो फिर भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है डिफरेंसेस दिखते हैं। लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, जो ऐसे कंट्री हैं जो बहुत कम जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसीज़ हैं, यानी कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जहाँ पे कम डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पे दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें यही बाद में पता चलता है कि जो डिफरेंसेस हैं थोड़ी सी। मैंने बताया आपको ऊपर जो है कि थोड़ा सा जो है डिक्टेटरशिप जहाँ पे है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है, नाम मात्रा है, इतना ही, बहुत ज़्यादा वो जो है अंतर नहीं है, कुछ पॉइंट का अंतर समझ में आता है वो। तो डेमोक्रेसी जो है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी आपको नहीं देता है कि आपके कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जाम्पल के लिए डिक्टेटरशिप, उससे बहुत पीछे नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि डेमोक्रेसी आपसे कह दे कि हम कल से जो है बहुत तेज़ी से हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लगेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कोई कि जो है डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा ही होगा। लेकिन ये बात भी है कि जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अलावा, एग्जाम्पल के लिए डिक्टेटरशिप, वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उससे बहुत पीछे भी डेमोक्रेसी जो है नहीं रहता है। दोनों जो है लगभग सेम तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। और अगर मान लीजिए कि एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, एक कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर हम देख रहे हैं कि जो कंट्री ऐसी है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारे कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कम उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डिक्टेटरशिप जो है डेमोक्रेसी से बेहतर हो गई। क्यों? क्योंकि जो बाकी मामले हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा तेज हो, वो इसलिए हो सकता है कई बार कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा निगोशिएशंस और डेलिब्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी मामले हैं, जैसे लोगों को इक्वलिटी देना, फ्रीडम देना, उनके राइट्स उनको देना, ये सब जो मामले हैं, उस मामलों में डिक्टेटरशिप से कई गुना बेहतर काम होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। जितनी डेमोक्रेसी में लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, उतना राइट्स आप एक डिक्टेटरशिप वाले कंट्री में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है डेमोक्रेसी को जो है डिक्टेटरशिप के ऊपर प्रीफर किया जाना चाहिए। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जब हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो आर्थिक आधार पे जो असमानता है कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है या दूसरे व्यक्ति कितने गरीब हैं, इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है बढ़ती जा रही हैं। जो व्यक्ति अमीर है, कल अमीर था, वो आज और अमीर हो गया है, जो व्यक्ति कल गरीब था, थोड़ा सा और गरीब दिखने लगा है वो। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है। कुछ लोग हैं, जो कुछ संख्या है जिनकी कुछ परसेंट, 1-2% कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्ट्रा रिच हैं, बहुत रिच हैं और बहुत ही हाईली जो है हाई क्वालिटी लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं, और उनका जो है जो देश के अंदर जितनी संपत्ति है, जितना वेल्थ है, जितना इनकम है, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जैसे आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे, शायद एक इमेज दिया हुआ है कि 2% लोग जो है बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है बहुत छोटे हिस्से को जो है, जो वेल्थ का जो बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यानी जो है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है देश का, और बाकी जो बड़ी जनसंख्या है, बड़ी हिस्सा है जनसंख्या का,
वो बहुत कम जो है धन को कंट्रोल कर पा रहा है, उसका शेयर बहुत कम है। और जो जो रिच लोग हैं उनका जो वेल्थ के अंदर, इनकम के अंदर जो ज़्यादा शेयर है वो समय के साथ घट नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि अमीर व्यक्ति जो है वो समय के साथ और भी अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब व्यक्ति है उसका इनकम जो है समय के साथ और डिक्लाइन हो रहा है और कम होता जा रहा है। और कई बार वो इतना गरीब हो जा रहा है गरीब व्यक्ति कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। डेमोक्रेसी जो है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने के मामले में, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ यानी कि आर्थिक असमानता को कम करने के मामले में बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल जो है गवर्नमेंट नहीं है। ये इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, ये है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि जहाँ पे समाज में जो है बहुत ही विभिन्नताएं हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, वहाँ पे एकोमोडेशन के मामले में डेमोक्रेसी जो है कैसी गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी जो है इसके साथ एक अच्छी चीज़ है कि यह सोशल डाइवर्सिटी को, सोशल डिवीज़न को एकोमोडेट करता है, उसको जो है व्यवस्थित करता है, उसमें सामंजस्य बैठाता है। डेमोक्रेसी रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी को कि दो जो ग्रुप्स हैं, कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप श्रीलंका का एग्जांपल देखिए, जो है जहाँ पे सिंगला और तमिल लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस बात की पॉसिबिलिटी देता है कि जो टेंशन्स हैं वो एक्सप्लोजिव और वायलेंट, यानी बहुत ही भयानक तरीके से जो है बढ़ नहीं पाएंगे, उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा। डेमोक्रेसी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर लेगा, ठीक है, और जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इंडिया का अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, बहुत सारे कास्ट के आधार पे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इन सब जो डिफरेंट ये जो ग्रुप्स हैं ना, इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसको जो है डेमोक्रेसी अच्छे से हैंडल कर सकता है, इसके पास इस तरीके का प्लान होता है। डेमोक्रेसी एक प्रोसीजर भी डेवलप करता है, एक तरीका डेवलप करता है जिससे लोगों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, जो कंपटीशन है, निगेटिव वे में बता रहा हूँ आपको कि जो कंपटीशन है कि मेरी जनसंख्या इनसे ज़्यादा हो जाए, मैं इनसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर लूँ, तो ये जो कंपटीशन है ना, जो निगेटिव वे में चला जाता है बाद में कभी कभी, तो इसको जो है किस तरीके से हैंडल करना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, इसके लिए डेमोक्रेसी में एक प्रोसीजर जो है हमेशा होता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि दो रिलीजियस ग्रुप हैं, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, ठीक है, मान लीजिए हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, दोनों को अपना एक जुलूस निकालना है। इस बात को लेकर कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा लंबा जुलूस निकालेगा, कौन इस रोड से अपना जुलूस निकालेगा। इस बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, तो इसको सॉर्ट आउट करने का एक प्लान है डेमोक्रेसी में। जो है डेमोक्रेसी इस तरीके से काम नहीं करती है कि जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है उनको परमिशन दिया जाए, नहीं, इस तरीके से काम नहीं होता है डेमोक्रेसी में। ऐसा काम डिक्टेटरशिप में हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा काम नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी हमेशा एक रास्ता निकालने की कोशिश करता है कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े। तो ये डेमोक्रेसी की एक खासियत है कि वो सोशल डाइवर्सिटी को जो है एकोमोडेट करता है। डेमोक्रेसी जो है डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करता है, वो मानता है कि देश के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री जो है हो सकता है कोई एक्सेप्ट ना करे, वो माने कि जो है जो मेजोरिटी में है वही रूल करना चाहिए, उसी के लिए सब नियम मानने चाहिए। जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में। तो डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करता है, वो मानता है कि डिफरेंसेस जो है सोसाइटी के अंदर होने चाहिए, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहने चाहिए, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहने चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम जो है क्रिएट करता है। और डेमोक्रेसी साथ ही साथ जो माइनॉरिटी व्यू होते हैं, मतलब देश के अंदर जो जिन लोगों की संख्या कम है उनके विचार को, उनके व्यू को, उनके नज़रियों को भी जो है सामंजस्य बैठाता है, उनके साथ उसको एकोमोडेट करता है, उनको जो है नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये खासियत है कि सोशल डाइवर्सिटी के मामले में डेमोक्रेसी एक बेहतर गवर्नमेंट है। अब आते हैं डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन पर। हर व्यक्ति जो है, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो है चाहता है कि उसे बाकी लोगों से रिस्पेक्ट मिले। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता हो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले। और जो रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए जो लोगों का पैशन है, यही डेमोक्रेसी का बेसिस है। मतलब डेमोक्रेसी इस तरीके से काम ही करता है कि हर व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझे, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले और हर व्यक्ति को फ्रीडम मिले। यही जो है डेमोक्रेसी का बेसिस है। डेमोक्रेसी
रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन को भी विचार में रखता है, यानी कि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता है हमेशा। अगर आपको याद हो क्लास 9th का जो आपने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री में, उसमें आपने देखा, या आपको याद हो तो उसमें आपने पढ़ा कि किस तरीके से जो है वहाँ पे महिलाओं को इन्फीरियर माना गया सोसाइटी के अंदर। उनको जो है पढ़ने का अधिकार, उनको जो है आर्मी के अंदर जाने का अधिकार, ये सब नहीं दिया गया था। उनको बस कहा गया कि आप जो है बच्चे पालिए और घर के काम कीजिए, ये उनको जो है काम दिया गया था। लेकिन जो है डेमोक्रेसी इस तरीके से काम नहीं करता है। डेमोक्रेसी के अंदर वीमेन और मैन दोनों को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब हम इक्वल ट्रीटमेंट किसी के साथ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिग्निटी हमेशा बढ़ेगी ही। डेमोक्रेसी जो इंडिया के अंदर है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, it has extended the claim of the disadvantaged and discriminated group for equal status and equal opportunities। जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, इसने जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो इन सब जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप थे, इनके जो क्लेम था कि हमें इक्वल स्टेटस चाहिए, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इसको जो है हमारे देश की डेमोक्रेसी ने इसे और मजबूत किया है, इसे सुधारा है। मतलब उनकी कंडीशन इस तरीके से की गई है कि वो जो है खुद को बाकी लोगों से बराबर समझ सकें, उनकी डिग्निटी इन्हेंस हो, उनको और फ्रीडम दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, ये किस लिए लाई गई? रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारी डेमोक्रेसी में इसलिए लाई गई थी कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जिनके साथ आज तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट किया जा सके, उनको जो है बाकी लोगों के बराबर ही मिलाया जा सके, इसलिए जो है ऐसा किया जाए। तो ये सब डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। तो ये जो है डेमोक्रेसी की खासियत है। इसके साथ ही साथ डेमोक्रेसी जो है एक मेथड प्रोवाइड करता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लोगों के बीच में जो विवाद होंगे, उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये सब डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, इनको जो है देखने का एक सॉल्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर। अब देखते हैं कंप्लेनिंग द डेमोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी के अंदर लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि सरकार ये अच्छा नहीं कर रही है, सरकार का ये डिसीजन सही नहीं है, सरकार का ये कानून सही नहीं है। तो ये सब जो डेमोक्रेसी के अंदर जो कंप्लेन होते हैं लोगों के, वो सही है कि गलत है, ये देखते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इफ पीपल आर कंप्लेनिंग, इट इज़ इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं सरकार से, तो यह जो है सफलता का मानक है। यह अपने आप में टेस्टिमोनी है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। यह ये भी दिखाता है, जो अगर लोग शिकायत कर रहे हैं तो यह दिखाता है कि इस डेमोक्रेसी के अंदर लोग अवेयर हैं और उनकी एबिलिटी है कि वो सरकार से कुछ एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, आप ये सोचते हैं कि सरकार जो कर दे वही बढ़िया है, हम कुछ नहीं मानते हैं कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सरकार अगर स्कूल खोलती है तो अच्छा है, नहीं खोलती है तो कोई बात नहीं। सरकार अगर हॉस्पिटल्स खोलती है तो अच्छा है, नहीं खोलती है तो कोई बात नहीं। अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो एक डेमोक्रेसी का कुछ मतलब नहीं रह जाता है। डेमोक्रेसी में हमेशा जो है लोग गवर्नमेंट से एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। गवर्नमेंट ने एक काम किया तो हम दूसरे चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे गांव में अगर प्राइमरी स्कूल खोला तो हम उम्मीद करते हैं कि कल को सेकेंडरी स्कूल भी खोलेगा, फिर हम उम्मीद करेंगे कि यूनिवर्सिटी खोली जाए। तो इस तरीके से जो उम्मीदें हैं वो गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की उम्मीदें सरकार से बढ़ती रहती हैं, और इस वजह से लोग हमेशा अवेयर होते हैं। अगर आप अवेयर हैं तो आप उम्मीद करेंगे, और जब आप उम्मीद करेंगे सरकार से तो आप सरकार की आलोचना कर पाएंगे, उसके कामों को क्रिटिकली आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि जिन लोगों को पावर में बैठाया गया है, जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो समाज को सुधारने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने समाज को जैसे के तैसे छोड़ दिया है, वो कुछ भी सुधार नहीं करना चाहते हैं। तो अगर लोग शिकायत कर रहे हैं तो तभी कर रहे हैं क्योंकि वो अवेयर हैं। और जो पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है, यानी कि जो नाराज़गी है लोगों के अंदर सरकार को लेकर के डेमोक्रेसी के अंदर, यह दिखाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक सक्सेसफुल जो है डेमोक्रेसी है। और दिस वे ऑफ कंप्लेनिंग, जो लोगों के अंदर जो शिकायत करने का जो तरीका है, जो शिकायत करने का जो भाव है ना, ये लोगों को, पीपल को एक सब्जेक्ट से सिटीजन में ट्रांसफ़र करता है। आप दो वर्ड देखते हैं, एक है प्रजा और एक है जनता, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ये मान ले रहे हैं कि जो गवर्नमेंट में, जो पावर में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे और जो कर दें वही अच्छा है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आप एक प्रजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे राजा लोग होते थे तो राजा जो कर दे, जो कह दे वही सही है।
तो ये प्रजा का भाव नहीं होना चाहिए। हम जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, हम एक सब्जेक्ट नहीं है कंट्री के अंदर, हम एक प्रजा नहीं है, बल्कि हम क्या हैं, एक नागरिक हैं। और आप प्रजा से नागरिक तभी बन सकते हैं जब आप अवेयर होंगे और आपके अंदर जो है क्रिटिकली एग्जामिन करने का पावर होगा। आप देख पाएंगे कि सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है। तो जो कंप्लेनिंग द डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो कंप्लेन करने की जो ताकत है, जो लोगों का जो एबिलिटी है, ये लोगों को ट्रांसफॉर्म करता है कहाँ से, सब्जेक्ट से सिटीजन में, प्रजा से नागरिक के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये दोस्तों ये था इस चैप्टर में कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के बेस पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, इसके आंसर्स कोशिश करिएगा कि नोटबुक में लिख लें, और नहीं तो कम से कम इसके कुछ पॉइंट वाइज आंसर आप इसको जरूर सोचिएगा कि इन क्वेश्चंस के क्या आंसर हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है इस लेक्चर में ही जो है दिए हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप उसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।